दिख रहा है सबको? विजुअल है ना? कोई दिक्कत तो नहीं, ब्लर वगैरह तो नहीं है? ठीक है, चलो। सो लेट्स स्टार्ट द our crash course program for the solid state physics. ठीक है, for your jam exam. So in this sheet actually there are 41 question. ठीक है, 41 questions हैं, in which two questions are out of your syllabus, I will say. ठीक है, मैं बता दूंगा दो क्वेश्चन कौन से. So technically we are going to solve 39 questions in our 3 hours span, या जितने भी टाइम लगे इसमें. ठीक है, कम भी लग सकता है, ज़्यादा भी लग सकता है. ठीक है, एंड इन दिस शीट द नेट जेआरएफ, गेट, जेस्ट, जैम सभी के क्वेश्चंस में इन्वॉल्व है. ठीक, सो एक कंप्लीट प्रैक्टिस करेंगे और आपको आपके एग्जाम के लिए तैयार करेंगे फॉर द सॉलिड स्टेट फिजिक्स. चलो स्टार्ट किया जाए. ओके, चलो देखो भाई. फर्स्ट क्वेश्चन, द थर्ड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इन अ बीसीसी क्रिस्टल विद लैटिस कांस्टेंट ए नॉट. क्वेश्चन है जून 29 नेट. क्वेश्चन आया था 5 मार्क्स में. ठीक है, थर्ड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इन बीसीसी क्या होता है? सबसे पहले तो नियरेस्ट नेबर बताओ, फिर सेकंड नियरेस्ट नेबर बताओ. इसी तरह हम लोग प्रैक्टिस करते चलेंगे. ठीक है, एक क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसको मैं यहाँ पर रिपीट कर दूंगा. और उसके बाद थर्ड नियरेस्ट नेबर बताओ. चलो जल्दी जल्दी बोलना शुरू करो. व्हाट इज द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस फॉर द बीसीसी? √3 a/2. सेकंड नियरेस्ट नेबर ए. थर्ड नियरेस्ट नेबर √2a. ठीक है, मैंने आपको बोला था एक शीट आपको दिया था सिनॉप्सिस का आफ्टर कंप्लीशन ऑफ क्रिस्टलोग्राफी. ठीक है, मैं बोला था ये टेबल याद होनी चाहिए. वो टेबल आपको याद होनी चाहिए अगर इस तरह के क्वेश्चन करने तो. ठीक है, इन सब क्वेश्चंस पे आप ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर सकते. ठीक है, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी, √2a0. ठीक है, थर्ड नियरेस्ट नेबर पूछा था. ओके, क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 2. Consider a crystal of sodium chloride which is modeled as a set of touching sphere. Each sodium atom has a radius r1 and each chlorine atom has a radius r2. ठीक है, okay. The center of the sphere form a simple cubic lattice. Form होना चाहिए, from नहीं होगा. The packing fraction of the system. System कौन सा है? NaCl. ठीक है ना? NaCl का packing fraction आपको find out करना है. कैसे करेंगे? Packing fraction of NaCl कैसे निकालते थे पैकिंग फ्रैक्शन? पहले तो ये देख लो. पैकिंग फ्रैक्शन बेसिकली होता था इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ दैट एटम, वॉल्यूम ऑफ एटम, एंड इट इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. है ना? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. अच्छा तो भाई क्या किया जाए? हियर देयर आर टू टाइप्स ऑफ एटम. है ना? सोडियम भी है और क्लोरीन भी है. तो ये कुछ ऐसे रखे हुए हैं, देखो. सपोज दिस इज सोडियम एंड दिस इज क्लोरीन. ठीक है, written as R of Na and this is written as R of Cl. ठीक है, दिमाग में आप लोग लाओ वो स्ट्रक्चर NaCl का पढ़ाया था. सो R of Na प्लस R of Cl ये किसके इक्वल होगा? ये किसके इक्वल होगा? R वर्सेस A रिलेशन याद है आप सबको? हमने डिराइव कराया था R वर्सेस A रिलेशन. R वर्सेस A रिलेशन कैसे लाते थे? देखो फिर से बोलना कि स्वाभाविक क्या है? हाँ बट जिस इक्वल टू बात कर रहे हो वहां पे ए होगा ना, लैटिस कांस्टेंट. आर क्यों होगा भाई? आर वर्सेस ए रिलेशन हम जो है NaCl के लिए क्या लिखते थे ये बताओ. आर वर्सेस ए रिलेशन में जो हम इक्वल टू पे रखते थे ना, वो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस रखते थे ना, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस.
तो अगर किसी भी एक आयन को आप रेफरेंस कंसीडर कर लो तो उसका नियरेस्ट नेबर कितने डिस्टेंस पर आएगा, a/2 डिस्टेंस पर आएगा ना। और कौन सा मिलता था, सेम आयन मिलता था या डिफरेंट आयन मिलता था? आप NaCl डिफरेंट मिलता था ना, ठीक है। a/2 डिस्टेंस पे जो उसका नियरेस्ट नेबर मिलता था वो डिफरेंट आयन मिलता था। चलो तो R ऑफ Na प्लस R ऑफ Cl किसके इक्वल होगा, ये a/2 के इक्वल होगा, ठीक है। चलो ठीक है, एक रिलेशन हमको ये मिला। अच्छा, N इफेक्टिव, व्हाट्स योर वैल्यू ऑफ N इफेक्टिव? इफेक्टिव नंबर ऑफ सोडियम आयन कितने होते हैं और इफेक्टिव नंबर ऑफ क्लोरीन आयन कितने होते हैं एक यूनिट सेल में? सब लिखाया होगा। हाँ, N इफेक्टिव फॉर क्लोरीन इज 4 एंड N इफेक्टिव फॉर Na प्लस इज ऑल्सो 4, ठीक है। दोनों ही 4 4 होते हैं, ठीक। चलो अब सब कुछ मिल गया है, यूज कर लेते हैं। तो पैकिंग फ्रैक्शन N इफेक्टिव ऑफ क्लोरीन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 4/3 पाई R ऑफ क्लोरीन क्यूब, लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या होगा, प्लस N इफेक्टिव ऑफ Na प्लस मल्टीप्लाई बाई 4/3 पाई R ऑफ Na क्यूब, है ना। अच्छा, डिवाइडेड बाई क्या आएगा, A क्यूब, और A और R और Na का रिलेशन अभी हमने फाइंड आउट किया है, ठीक है। सो क्या इसकी जगह हम ये रख सकते हैं 2 टाइम्स R ऑफ Na प्लस R ऑफ Cl होल क्यूब, है ना। कैन वी राइट लाइक दिस? N इफेक्टिव जगह वैल्यूज रख दो, 4 रख दो, मैंने N इफेक्टिव रख दिया, 4 रख दो आप। तो बताओ जरा क्या आएगा पैकिंग फ्रैक्शन, इसको आप सॉल्व करोगे, यू विल गेट 2π/3, ठीक है, एंड R ऑफ Na क्यूब प्लस R ऑफ Cl क्यूब and divided by R of Na plus R of Cl whole cube, ठीक है। दिस इज योर पैकिंग फ्रैक्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ R of Na R of Cl को इन्होंने R1 R2 लिख दिया है, बस इतना अंतर है, ठीक है। अच्छा, अब अगर सोडियम क्लोराइड की बात हो ही रही है तो यहाँ पर मैं एक चीज आपको और बता देता हूँ। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स की बात करें फॉर द क्लोरीन तो ये कितने हुए, 4 हुए, ठीक है, ठीक। एन इफेक्टिव अगर सोडियम की बात करें तो ये कितने हो गए, ये भी 4 हो गए, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं एक यूनिट सेल में कितने NaCl मॉलिक्यूल होंगे, हाउ मेनी NaCl इन वन यूनिट सेल? 4। हाउ मेनी NaCl इन अ यूनिट सेल? भाई 4 क्लोरीन और 4 सोडियम मिलके 4 NaCl बना लेंगे, ठीक है, 4 NaCl। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे इन अ यूनिट सेल? 8, 4 Na 4 Cl। तो देखो इतने छोटे से कॉन्सेप्ट से ना 4 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। इफेक्टिव नंबर ऑफ क्लोरीन आयन 4, इफेक्टिव नंबर ऑफ सोडियम आयन 4, इफेक्टिव नंबर ऑफ NaCl 4 एंड टोटल नंबर ऑफ आयंस इन अ यूनिट सेल 8। सब कुछ लिखा था कॉपी में, नहीं है तो फिर से लिख लो। ठीक है, एक चीज और बता देता हूं, इसको लिख लो जल्दी से, हो गया, लिखो लिखो, हो गया। एक चीज और बता देता हूं, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितना होता है NaCl में, a/2 पर, ठीक है। कौन सा आयन, सेम या डिफरेंट? डिफरेंट आयन, ठीक है, डिफरेंट आयन। सेकंड, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितने पे होता है, a/√2 पर होता है। सेम आयन मिलता है 12 में या फिर डिफरेंट मिलता है? सेम मिलता है। डिफरेंट सेम ये प्रोसेस चलेगा, ठीक है। थर्ड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितना होता है, √3a/2, ठीक है। और अभी ये कैसा मिलेगा, फिर से सेम मिलेगा। अच्छा, कितने मिलते हैं ये भी लगे आप बता दो जरा, कितने कितने मिलते हैं नियरेस्ट?
डिफरेंट 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 सॉरी डिफरेंट डिफरेंट सेम ये पैटर्न फॉलो होता है, ठीक है। और कितने कितने मिलेंगे, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस पे कितना मिलेगा, 6, सेकंड पे, थर्ड पे, ठीक है। ये सब याद रखना, 1 मार्क 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन। The figure 1, 2 and 3 below represents an equilateral triangle, a rectangle and a regular hexagon. Which of these can be primitive unit cell of a Bravais lattice in 2 dimension? ठीक है, तीन आपको ये नेट एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये इसी बार का है शायद, नहीं नेट का नहीं है, गेट का है, गेट का इसी बार का। पूछ रहा है कि ये 3 फिगर दिए गए हैं, 3 डायग्राम, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, स्क्वायर है और रेगुलर हेक्सागन है। एक ट्रायंगल है, एक स्क्वायर है और एक रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो जरा। Which of these can be primitive unit cell of a Bravais lattice in 2 dimension? चलो उससे सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि प्रिमिटिव यूनिट सेल की कंडीशन क्या है, कैसे पता करेंगे दैट द यूनिट सेल इज प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। 3 या चलो पहला पॉइंट तो बिल्कुल ठीक है। ऑन ए रिपीटिशन, मैं लिख देता हूं, जिसके पास नहीं है वो लिख ले। ऑन रिपीटिशन फुल स्पैन शुड कवर, है ना, फुल स्पैन शुड कवर विदाउट एनी वॉइड लेफ्ट। विदाउट एनी वॉइड लेफ्ट, कोई खाली जगह नहीं बचनी चाहिए। चलो दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है प्रिमिटिव का, प्रिमिटिव होने का। दूसरा पॉइंट है स्मॉलेस्ट एरिया, ठीक है ना, एरिया छोटा होना चाहिए। अगर आप कंपेयर कर रहे हो किसी से तो छोटा वाला एरिया होना चाहिए। और थर्ड है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, इट मस्ट बी 1। अगर आपको प्रिमिटिव लिखना है तो ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है विच ऑफ दिस कैन बी प्रिमिटिव यूनिट सेल। बात ध्यान से समझना, वो ये नहीं कह रहा है कि कौन कौन सा प्रिमिटिव है, वो ये कह रहा है कि बस इतनी सी बात बता दो कि ये कौन हो सकता है। होगा नहीं होगा वो अलग की चीज है, वो तो डिपेंड करता है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पे। वो तो एटम का अरेंजमेंट देख लेंगे कैसे करना है। आप मुझे बस इतना बताओ कि कौन कौन हो सकता है। वो किस बेसिस पे बताओगे, रिपीटिशन से। भाई नंबर 1 पॉइंट तो रिपीटिशन है, ठीक है, रिपीट करके देख लेंगे, जो पूरा का पूरा स्पैन कवर कर लेगा वो होगा, जो नहीं करेगा वो नहीं होगा, सिंपल सी बात है। बताओ ट्रायंगल करेगा, भाई ट्रायंगल करेगा, देखो ठीक है, ये नहीं करेगा, ये रहा, इसको मैंने यू बना दिया, ठीक है, ऐसे बढ़ाते चले जाओ। लुक एट दिस एरिया, ये खाली जगह बच रही है ना इसमें, ठीक है, दैट मीन्स ट्रायंगल नहीं करेगा। अच्छा स्क्वायर तो करेगा, तो बिल्कुल ठीक है, इसका एग्जांपल भी हमने लिया था, रिपीट करते चले जाओ जितना भी करना है। हेक्सागन, हेक्सागन करेगा नहीं करेगा, हेक्सागन भी करेगा, ठीक है, बिल्कुल करेगा। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ओनली 2 3 बट नॉट 1, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है, ठीक। चलो इस क्वेश्चन को, जो 2 क्वेश्चन मैंने बोले थे ना स्किप के, उसमें 1 नंबर 4 नंबर है। ये ग्रेफीन से रिलेटेड क्वेश्चन है इसलिए नहीं करा रहा हूं, आपके क्वेश्चन पेपर में नहीं आने वाला ग्रेफीन। क्वेश्चन नंबर 5, चलो सेम क्वेश्चन प्रिमिटिव बेसिस पे, बताओ बताओ, सॉल्व करो जल्दी से, ये कराया हुआ क्वेश्चन है क्लास में। सर 1 2 और 3 होगा, और 4 क्यों नहीं होगा, 4 ने क्या बिगाड़ दिया, 4 ने क्या बिगाड़ा है भाई, जब आप 3 को कंसीडर कर रहे हो तो 4 ने क्या बिगाड़ा। हाँ इफेक्टिव, अब ये मत देखो कि एटम कहाँ प्रेजेंट है, इफेक्टिव नंबर 1 है ना एटम का, ठीक है भाई। देखो इसके रिपीटिशन से तो सेल कवर हो जाएगा, क्लियर है, इससे भी हो जाएगा। अब इफेक्टिव नंबर की बात आती है तो देखो ये है 4 प्रेजेंट है, ठीक है, एक कितने के साथ शेयर होगा,
कॉर्नर का एक पॉइंट कितने के साथ शेयर होगा, कितने सेल के साथ, 4 के साथ शेयर होगा, तो 4 इंटू 1/4, ये 1 दे दिया। सिमिलर यहाँ देख लो 4 इंटू 1/4, ये भी 1 दे दिया। ये तो 1 ऑलरेडी है, ये 1 नहीं आएगा, ये करके देख लो। ठीक है, तो क्या कौन कौन सा हुआ, 1 2 3 एंड 4, पांचवा नहीं होगा, बाकी चारों हो जाएंगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। A simple cubic crystal with a lattice parameter AC, सिंपल क्यूबिक है जिसका लैटिस पैरामीटर है AC, अंडरगोज द फेज ट्रांजिशन टू टेट्रागोनल, इनका फेज ट्रांजिशन हो जा रहा है और ये किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, टेट्रागोनल में। ठीक है, टेट्रागोनल में, और इसका जो लैटिस कांस्टेंट है उसका कुछ रिलेशन दिया गया है, AT इज इक्वल टू BT एंड दिस इज इक्वल टू √2 टाइम्स AC and CT is given as 2 times AC below certain temperature. The ratio of interplanar spacing for 101 plane, 101 plane की बात कर रहा है, आपको रेशियो निकालना है क्यूबिक के लिए जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग होगी और टेट्रागोनल के लिए जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग होगी उसकी। तुरंत सॉल्व करो, बताओ जरा क्या आ रहा है, फॉर्मूला लगाना है सिर्फ इसमें। इंटरप्लेनर स्पेसिंग का रिलेशन क्या होता है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग क्या होता है? हाँ, 4 under root h upon a का square plus k upon b का square। ठीक है। अब देखो पहला कौन सा केस है, सिंपल क्यूबिक है, तो सिंपल क्यूबिक में हमें पता है तीनों बराबर होंगे, तीनों लैटिस, A इक्वल टू B इक्वल टू C, तो यहाँ पे D और SC ये कितना हो जाएगा, A मान लो A अपॉन रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा AC में ही बोला है, ये AC हो जाएगा, और 101 प्लेन की बात कर रहा है ना, दैट मीन इट्स वैल्यू विल बी AC बाय √2, ये इक्वेशन 1 आ गई आपकी। ठीक है, अब टेट्रागोनल के लिए देख लेते हैं। टेट्रागोनल के लिए क्या होगा, अब ये टेट्रागोनल में तो क्या होता है, दो साइड बराबर होते हैं, है ना, तीसरा साइड नहीं बराबर होता है। चलो अच्छा, ये चीज आपको यहां से ही बता दी गई है, इसमें आपको कंफ्यूजन ना हो, ये भी क्वेश्चन में भी ये चीज गिवन है, टू साइड्स आर इक्वल। तो अगर हम टेट्रागोनल की बात करें तो टेट्रागोनल में देखो क्या होगा, 1 अपॉन 101 है ना, तो के वाला टर्म तो पहले ही 0 हो जाएगा। ठीक है, के वाला टर्म तो 0 हो जाना है, तो 1 अपॉन, अच्छा AT की वैल्यू कितनी है, √2 AC, स्क्वायर करोगे तो 2AC स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाई C स्क्वायर, L वैल्यू इज 1 एंड CT वैल्यू इज 2AC, दैट इज क्या हो जाएगा 4AC स्क्वायर, राइट, यही होगा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/√3, 2AC बाई √3 आएगा। अरे भाई ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर ले लो। 3/8 आ रहा है क्या आंसर, कितना आएगा, 3/8 ही आएगा, अंडर रूट का। हाँ सर। ठीक है, ठीक, हेमंत डाउट होगा पूछना, ठीक है आप भी। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, हाँ सी अंडर रूट 3/8 डिवाइड करना है दोनों को। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, एटम्स, ये गेट 2016 का है, एटम्स which can be assumed to be hard sphere of radius r, ठीक है, ठीक, are arranged in an FCC lattice with lattice constant a, किसमें है ये, FCC लैटिस में है। चलो बनाओ जरा FCC, ठीक है, ठीक, FCC में अरेंज है, लैटिस कांस्टेंट a है, ठीक है, सच दैट ईच एटम टचेज इट्स नियरेस्ट नेबर, इसने बेहतरीन केस बता दिया है कि यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, गैप वैप कुछ नहीं है। ठीक है, चलो टेक द सेंटर ऑफ वन एटम एज द ओरिजिन, किसी एक को आप रेफरेंस कंसीडर कर लो। अच्छा यहां तक तो ये इन्फॉर्मेशन की बात है, तो हमने जो रेफरेंस कंसीडर किया, मान लो हमने इसको रेफरेंस कंसीडर कर लिया, दिस वन, ठीक है, हमने इसको क्या किया, रेफरेंस कंसीडर कर लिया, दिस इज आवर रेफरेंस। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो, अनदर एटम हुज रेडियस इज स्मॉल आर, एक कोई एटम है
जिसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर है, इज टू बी accommodated एज अ पोजिशन 0a/2 0। ठीक है, वो 0a/2 0 पोजीशन पे लाके चुपचाप रख दिया जा रहा है विदाउट डिस्टॉर्टिंग द लैटिस, कोई और चेंज नहीं होगा, बस वो लाके रख दिया जाएगा। मान ले 0/2 का मतलब क्या हुआ, यहाँ रख दिया गया, ठीक है ना भाई, यहाँ ये चुपचाप लाके रख दिया गया शांति से। चलो, अब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। ठीक है, स्मॉल आर बाई कैपिटल आर का वैल्यू आपको बताना है, कैसे किया जाए। पहले तो इस वाले जो सिचुएशन है यहां से एक रिलेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, ये बड़ा वाला स्फीयर है, इसका रेडियस कितना गिवन है, आर गिवन है। ठीक है, और फिर ये एक और स्फीयर आया है जो कि टच होते हुए ही है, इसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर है। ठीक है, अब आप बताओ मुझे, आर प्लस आर यानी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, इसकी वैल्यू क्या होगी, यहां से देख के बताओ। लैटिस कांस्टेंट ए है, मिड पॉइंट पे लाके रखा है तो a/2 हो जाएगा। आर प्लस आर की वैल्यू a/2 हो गई भाई, a/2 पे लाके रखा ना, फिर इससे a/2 हो गई। चलो, अब हमें एक और इक्वेशन चाहिए होगी रेशियो निकालने के लिए, वो इक्वेशन कहां से आएगी वो इक्वेशन कहां से आएगी, एनीवन? हाँ, एफसीसी का आर वर्सेस ए रिलेशन क्या होता है, आर वर्सेस ए रिलेशन फॉर द एफसीसी, एफ आर इज इक्वल टू a/2√2, नॉट √2, 2√2। ठीक है, आर इज इक्वल टू a/2√2, यही होगा। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, वैल्यू बताओ जल्दी से, डिवाइड बोथ द इक्वेशन, भाई रेशियो निकालना है ना, डिवाइड करोगे तभी रेशियो आएगा। चलो, कितना आ रहा है देखो, 0.414, राइट, आंसर इज 0.414। आ रहा सबका ये आंसर? Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनामाइट की तरह क्वेश्चन सॉल्व करना है फटाफट, बड़ा फटाफट के चक्कर में गलती ना कर देना। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो जरा, क्वेश्चन कराया हुआ है अभी क्लास में। द मिलर इंडिसेस ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट्स हैविंग कोऑर्डिनेट्स दीज आर। 3 पॉइंट से पास होने वाला, भाई अगर कोऑर्डिनेट है जो कि 3 पॉइंट से पास हो रहा है, उसका मिलर इंडिसेस का मैंने आपको एक तरीका बताया था, क्या होता है वो बताओ, याद है? Sir, वो मैट्रिक्स -x1 y-y1। मैट्रिक्स नहीं थी भाई, वो इक्वेशन ऑफ प्लेन थी, हाँ। मैट्रिक्स थोड़ी थी। प्लेन की इक्वेशन लिख लो, ठीक है, और उसको सुनो, प्लेन की इक्वेशन लिख लो, उसको 0 को इक्वल कर दो, ठीक है, उसको जब सॉल्व करोगे तो आपको कुछ ऐसी इक्वेशन मिलेगी, देखो, ax प्लस by प्लस cd प्लस z इक्वल टू 0, कुछ ऐसी इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, एक्स वाई जेड के टर्म में, z को इग्नोर कर देना, ए बी सी आपका मिलर इंडिसेस बन जाएगा। बताओ जरा कौन सा आ रहा है आंसर, जल्दी से सॉल्व करो। क्या आ रहा है मिलर इंडिसेस? फॉर्मूला पता है इक्वेशन ऑफ प्लेन का? ठीक है,
चलो x1 y1 z1 x2 y2 z3 z2 x3 y3 z3 ये सब आपको मिल जाएगा, कोऑर्डिनेट दिए होंगे। आया किसी का? सॉल्व कर रहे हो आप लोग? नहीं? ये सब कर सकते हैं। ठीक है। कभी कभी होता है टीचर स्टूडेंट के सहारे रहता है, स्टूडेंट टीचर के सहारे रहता है। क्या आ रहा है मेरा इंडिसेस का? 212 आ रहा है, ठीक है। बस अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी के टर्म में इक्वेशन बन जाएगी, ए बी सी आपका मिलर इंडिसेस हो जाएगा। अगर वो फ्रैक्शन में आ रहा है तो मैंने बताया था मिलर इंडिसेस को इंटीजर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कर लेना इसको जिसने नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 9, द लैटिस पैरामीटर ए बी सी ऑफ एन ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल related by a is equal to 2b is equal to 3c in the unit of a interplanar separation between 110 plane। बताइए जरा, सॉल्व कीजिए ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल के लिए। ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल का पहले इंटरप्लेनर स्पेसिंग का इक्वेशन लिखो, क्या होता है? d HKL is equals to 1 over root under h square by a square प्लस k स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है ना। अब रिलेशन आपको दिया है, ठीक है। 110 प्लेन बोला है तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगा l वाला, b की वैल्यू a के टर्म में रख दो और a के टर्म में हमें आंसर चाहिए, बताओ दो। देखो कितना आ रहा है, जीरो पॉइंट, हाँ ये बाई √5, बट डेसिमल में निकालना पड़ेगा ना, डेसिमल में रखना है आपको आंसर, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है। 0.447 आ रहा है, ठीक है। ये चले नहीं है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो। देखो एक लोग आप लोग सुनो, जिसको कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है वो लोग कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। ट्राई करो करने की, अगर पहुंच जा रहे हो सिर्फ कैलकुलेशन कैलकुलेशन बच रहा है तो उसको छोड़ दो, बाद में देख लेना। अगर फिर भी घर पे नहीं हो रहा है सॉल्व कर दो तो सेंड कर देना मुझे, ठीक है, मैं बता दूंगा। कॉन्सेप्ट यहाँ पर बेसिकली समझो, कैलकुलेशन तो आप लोग कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 10, नंबर ऑफ डिफरेंट ब्रेवे लैटिस पॉसिबल इन 2D कितने होते हैं? जस्ट 2016। नंबर ऑफ डिफरेंट ब्रेवे लैटिस इन 2 डायमेंशन, 5 सच में अगर आंसर ना आता ना उधर से, पूरा एक बड़े से पेज पे बनवाया हूं 3D और 2D के लिए, ठीक है। कौन कौन से होते हैं 5, ये भी बताओ। एक तो स्क्वायर होगा, एक ऑब्लिक होगा, ठीक है, एक हेक्सागोनल होगा, हेक्सागोनल, और चौथा कौन सा है? रेक्टेंगुलर के 2 होंगे, ठीक है, एक प्रिमिटिव एक नॉन प्रिमिटिव, दोनों आएगा, ठीक है। ये सब आपके नोट्स में है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो नोट्स में नहीं है, ना देख के आओ बात अलग की है। इसके 2 होंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, आंसर इज 5। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, जस्ट एग्जाम में पूछा गया, आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। सो नंबर ऑफ ब्रेवे लैटिस इन 2D इज 5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ Na प्लस एंड Cl माइनस आयन, अभी बताया था 8, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर NaCl? इट इज सिंपल क्यूबिक विद 1 एटम बेसिस। फेस सेंटर्ड होता है और 2 एटम बेसिस होता है, ठीक है। Na और Cl दोनों रहते हैं उसमें, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? लास्ट वाला, ठीक है, डी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, देखो स्ट्रक्चर को बताओ। कंसीडर द क्रिस्टल स्ट्रक्चर शोन इन द फिगर where black and gray sphere represent the atom of 2 different elements,
A denotes the lattice constant. Bravais lattice for this structure is, कौन सा स्ट्रक्चर है? ठीक है, NaCl का है, साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, NaCl का स्केलेटन खड़ा है। ठीक है, कौन सा होगा? FCC। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बताओ जरा, सीजियम क्लोराइड कैसा होता है? सिंपल क्यूबिक होता है। ठीक है, दिख रहा कैसा है ये? बॉडी सेंटर्ड। सेंटर्ड दिख रहा है, बॉडी सेंटर्ड है, दिख रहा है, बट एक्चुअल मैंने आपको बताया था, स्पेशली बताया था, सीजियम क्लोराइड कैसा होता है? इंटरपेनिट्रेटिंग होता है, दूसरे वाले का एज इसके सेंटर पे आके रख जाता है। ठीक है ना, ये इसलिए ऐसा दिखता है, बट एक्चुअल में कैसा होता है? सिंपल क्यूबिक है। ठीक है, याद रखना, सीजियम क्लोराइड सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे आओ जरा। विच ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर आर करेक्ट? एक ही क्वेश्चन में सारा कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ लिया। क्वेश्चन जो पूछा गया उसको पूछे रहने दो, हम पूरा लिख देंगे। सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, डायमंड, हेक्सागोनल क्लोज पैक एंड NaCl। चलो जल्दी जल्दी बताओ, कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर सिंपल क्यूबिक। BCC, 8, FCC, 12, डायमंड, 4, ठीक है, SCP और NaCl, हेक्सागोनल 12, NaCl हेक्सागोनल क्लोज पैक 12, NaCl 6। ठीक है, याद रखना कौन सा करेक्ट है? बॉडी सेंटर्ड 8, ठीक है, डायमंड 4, ये भी ठीक है, फेस सेंटर्ड 6 गलत हो गया, हेक्सागोनल 12 ये भी ठीक है, बी छोड़ के तीनों सही है ना, MSQ में आया था ये। ठीक है, MSQ का क्वेश्चन था जैम 2018 का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, फ्रैक्शनल वॉल्यूम अनऑक्युपाइड, फ्रैक्शनल वॉल्यूम अनऑक्युपाइड फॉर द BCC। हाँ कराया है, आंसर बताओ। सब कुछ है ए, ठीक है, सॉल्व कर लेना है ना, सब लोग सॉल्व कर ले रहे हो। किसी को प्रॉब्लम है एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन निकालने में तो बताओ, मैं फिर से बता देता हूँ एक बार, हो जाएगा सबसे? ठीक है, अच्छा अनऑक्युपाइड पूछा है तो पैकिंग फ्रैक्शन निकाल के ना 1 में से माइनस करना पड़ेगा। ठीक, चलो डायमंड, डायमंड का पैकिंग फ्रैक्शन है बेसिकली, ये सारी कहानी डायमंड की स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया। कितना होता है? किसी को भी दिक्कत होगी पैकिंग फ्रैक्शन निकालने में बता देना, मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक, ये मत सोचना कि सब बोल रहे हैं हाँ आ जाएगा तो मुझे भी आ जाएगा, नहीं आ रहा है बता दो। ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन डायमंड का 0.34। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम एक्सिबिट BCC क्रिस्टल स्ट्रक्चर, एटॉमिक रेडियस 0.186 नैनोमीटर, लैटिस पैरामीटर कैसे निकालोगे? सोडियम BCC स्ट्रक्चर है तो BCC का क्या करो, √3 इक्वल टू 4r, बिल्कुल ठीक है, √3 इज इक्वल टू 4r। हाँ ठीक है, देख लो जो भी आंसर है। ठीक है, आपको एटॉमिक रेडियस दे रखा है, लैटिस कांस्टेंट पूछ रखा है। अच्छा, इतने क्वेश्चन से क्या सीख मिल रही है? सीख यही मिल रही है कि भाई साहब वो टेबल याद करके चले जाना जरूर, नंबर अगर चाहिए सॉलिड स्टेट के तो। ठीक है, 2 टेबल है मेन, इनफैक्ट 3 बता रहा हूं। एक तो ये हो गया, एक हो गया जिसमें मैंने ब्रेवे लैटिस कराए थे, 3 डायमेंशन में 14 ब्रेवे लैटिस और 2 डायमेंशन में 5, वो वाली शीट। और तीसरी कौन सी? स्ट्रक्चर फैक्टर वाली, कि इंटेंसिटी कौन सी पीक प्रेजेंट होगी कौन सी नहीं प्रेजेंट होगी, HKL वाली। ये 3 जरूर याद करके जाना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 19, रेशियो ऑफ सेकंड नियरेस्ट नेबर टू द नियरेस्ट नेबर ऑफ द FCC। सेकंड नियरेस्ट नेबर कितने पे होता है? FCC का सेकंड नियरेस्ट नेबर कितने पे आता है? A पे। और फर्स्ट कितने पे आता है? A/√2 पे। ठीक है, तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस एट A/√2 और सेकंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस A, भाई दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? √2 आएगा। क्लियर?
क्वेश्चन नंबर 20, नंबर ऑफ सेकंड नियरेस्ट नेबर आयन Na प्लस आयन इन NaCl क्रिस्टल। सेकंड नियरेस्ट नेबर पूछ रहा है भाई, अभी बताया था पूरा NaCl जब डिस्क्राइब किया था, कितना होता है सेकंड नियरेस्ट नेबर, नंबर ऑफ सेकंड नियरेस्ट नेबर एक्चुअली कितना था, पलटो कॉपी, अरे नंबर पूछ रहा है बाबा, नंबर नंबर कितने होते हैं, अभी लिखा है, अभी लिखा है, सब भूल गए, 12। ठीक है, इसलिए जो भी इंफॉर्मेशन थी NaCl की सब मैंने वही बता दी थी। ठीक है, 12। और कौन सा मिलेगा सोडियम को, सोडियम ही मिलेगा या Cl मिलेगा, सेम मिलेगा। ठीक है, सोडियम ही दिखेगा उसको। चलो 21 आओ, लैटिस कांस्टेंट एंगस्ट्रॉम में निकालना है फॉर द FCC स्ट्रक्चर। ये हो जाएगा, फॉर्मूला बेस है, क्या होता है फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू मास। हाँ बताओ, यूज दिस एंड यू विल गेट आंसर। एन इफेक्टिव में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को, भूल ही जाते हैं, क्या होगा, FCC, FCC के लिए 4। ठीक है, अभी इस बार नेट में क्वेश्चन आया, नेट एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, फॉर्मी एनर्जी निकालनी थी 3 डायमेंशन में। ठीक है, सारा डेटा गिवन था और उसने बोल दिया था, BCC के लिए बोल दिया था कि BCC स्ट्रक्चर है, बाकी आप लोग देख लो, लैटिस कांस्टेंट दे रखा था, कुछ नहीं करना था, सिर्फ स्मॉल एन को एन इफेक्टिव अपॉन वॉल्यूम करके स्मॉल एन निकाल लेना, नंबर डेंसिटी। बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ के आए। ठीक है, क्योंकि वहां पर पैनिक कर जाते हैं ना, पता ही नहीं रहता भी नंबर डेंसिटी दिया नहीं निकाले गए, और जबकि कई क्वेश्चन ऐसे कराए गए क्लास में, क्रैश कोर्स में। इन सब का ध्यान रखना खासकर। ठीक है, अब देखो अगर नॉर्मली देखोगे ना तो तुम्हें दिखेगा इफेक्टिव नंबर कहाँ से, एन कहाँ से आएगा, बता दिया उसने, FCC है वहां से आएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 22, बताओ मिलर इंडिसेस जरा। 243, बताओ कैसे निकलेगा, आप लोग बताओ। नहीं नहीं ठीक है, आपका ठीक है सौविक, यहाँ स्टूडेंट में उनसे पूछ रहा हूँ, कैसे निकलेगा, सॉल्व करो जरा। सबको आता है ना मिलर इंडिसेस निकालना, एक सिंपल सा लॉजिक मैंने बताया था, लैटिस पैरामीटर डिवाइडेड बाय इंटरसेप्ट, बात खत्म। लैटिस पैरामीटर डिवाइडेड बाय इंटरसेप्ट। लैटिस पैरामीटर क्या होगा, कौन सा क्रिस्टल है, क्यूबिक क्रिस्टल है, तीनों का ए होगा। ठीक है, सो ए अपॉन इंटरसेप्ट, ए पर कितना है, ए ही है। ठीक है, चलो लैटिस पैरामीटर ए है और इंटरसेप्ट कितना है, a/2 है, a/2a/3। ठीक है, तो कितना आ गया देखो, 1 2 3/2। और मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन में मत रखना इसको, हमेशा इंटीजर रहेगा। क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 2 4 6 आ जाएगा, 243, सॉरी 243, 243। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो जरा। द फिगर shows a cubic unit cell with lattice constant A. The shaded crystallographic plane intersect the x-axis at 0.5 A. मिलर इंडिसेस बताओ कैसे करोगे, ठीक है 210 करेक्ट है, कैसे करोगे, मतलब मैं उनसे पूछ रहा हूँ जिन्होंने नहीं जवाब दिया, अब नहीं दिया तो मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि नहीं आ रहा, कैसे निकालते हैं, जैसे अगर फिगर, हाँ हाँ बताओ। मैंने बताया था मिलर इंडिसेस इक्वल टू लैटिस पैरामीटर डिवाइडेड बाय इंटरसेप्ट। ठीक है, वही ठीक है, कौन कौन सा है, कोई बात नहीं,
कौन सा सेल है? क्यूबिक यूनिट सेल है। तो लैटिस पैरामीटर तो ए हो गया तीनों का फिक्स। अब बात आती है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट ढूंढ लो। फिगर देखो ध्यान से। अच्छा उसने एक्स पे बता दिया 0.5 पे, यानी a/2 पे वो कट कर रहा है, दिख भी रहा है। अब बात आती है वाई और जेड, ढूंढ लो कहाँ कहाँ कट कर रहे हैं। भाई वाई को कहाँ इंटरसेप्ट कर रहा है? ए पर कट कर रहा है। और जेड को कहाँ कर रहा है? पैरेलल जा रहा है ना। पैरेलल लाइन कहाँ कट करती है? इन्फिनिटी पे कट करती है। हो गया, निकाल लो जरा कितना आएगा। देखो 210 आ रहा है। ऐसे कई क्वेश्चन मैंने कॉपी में करवाए हैं, बस प्लीज रिवाइज करके जाना आप लोग। 210 आ रहा है सबका? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 आओ। सिमिलर टाइप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टोग्राफिक प्लेन रिप्रेजेंट्स 101? 101 को कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ? ऑप्शन बी। ठीक है। देखो 101 का मतलब क्या है? 101 का क्या मतलब है? 101 का मतलब ये है कि एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है वो कहां पर है? ए पर है। ठीक है। वाई वाला 0 हो रहा है, और 0 होने का मतलब इसका इंटरसेप्ट कहां हो रहा है? इनफाइनाइट हो रहा है, तभी 1/∞ 0 आ रहा है ना। नहीं, वाई पैरेलल हो रहा है। और जेड कहां कट कर रहा है? जेड भी ए पे कट कर रहा है। तो ये इन्फिनिटी पे और ये ए पे। एक्स ए पे, वाई इन्फिनिटी, और जेड फिर ए पर। देख लो भाई कौन सा है। ठीक है। देखो बी वाला, देखो बी वाला ही है। ए पर एक्स को कट कर रहा है। ठीक है। जेड पर भी, जेड को भी ए पर कट कर रहा है, और वाई के पैरेलल है। वाई को ये देखो कहीं भी कट नहीं करेगा, मतलब इन्फिनिटी पे कट करेगा। ठीक है। बाकी सब में देख लो, यहाँ तो वाई पे इंटरसेप्ट दे दिया, यहाँ भी कुछ और ही दे दिया है। ठीक है। यहाँ भी वैसे ही दे दिया है। ठीक है। चलो, जितने भी तरीके के मैंने ऐसे डायग्राम वाले क्वेश्चन कराए थे, प्लेन्स वाले, उन्हीं सब की प्रैक्टिस करके चलाना है। अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व करो। X-ray of wavelength lambda is equal to a is reflected from 111 plane of a simple cubic. If the lattice constant is a corresponding Bragg angle, बताना जरा जल्दी से। सिंपल क्वेश्चन है ब्रैग्स लॉ का। 60 डिग्री पे आ रहा है। देखो √3/2 आ रहा है सबका। ठीक है हेमंत, आपका ठीक है? ऑल राइट, आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है, ठीक है ना? अब बता देना फास्ट फास्ट, ब्रेक लगा दूंगा। 26 नंबर, NaCl क्रिस्टल इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक। चलो ये तो यहाँ से वो क्वेश्चन शुरू हो गए। कौन से? ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर फैक्टर वाले। तो भाई ऑलरेडी आप लोग के पास शीट्स हैं, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि नहीं है। ठीक है। तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ सारी चीजें। ठीक। चलो यहां पर लिखते हैं क्रिस्टल, और यहां पर लिखते हैं ऑब्जर्व पीक या फिर कंडीशन, कंडीशन ऑन पीक। ठीक है। एचकेएल पे कौन सी कंडीशन रहेगी? इधर लिखो क्रिस्टल, इधर लिखो कंडीशन। चलो आप ही लोग बताओ, शुरू करते हैं सिंपल क्यूबिक से। सिंपल क्यूबिक की क्या कंडीशन है भाई? कौन कौन से पीक प्रेजेंट होंगे? कौन कौन से पीक प्रेजेंट होंगे? ऑल एचकेएल प्रेजेंट। ठीक। बॉडी सेंटर्ड की बात करते हैं, कौन से प्रेजेंट होंगे? आप बताओ। कौन से होंगे? अरे यार अभी इसका नंबर नहीं आया, कब आएगा? आप बताओ क्या होता है बीसीसी का? याद कर लो। ठीक है। जिसने जिसने नहीं याद किया ना शीट, क्रिस्टलोग्राफी में ये 3 शीट याद कर लोगे तो समझ लो 80% तुमने काम कर दिया। मिलर इंडिसेस निकालना आता है, ये तो बचा क्या अब? ठीक है। रेसिप्रोकल वेक्टर निकाल ही लोगे, 2 पाई बी क्रॉस सी अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी, तो क्या बचा क्रिस्टलोग्राफी में? बट जो है यही 3 टेबल ही है। मैं फिर बता रहा हूँ आपको बीसीसी में क्या होता है। हाँ बताओ, जो बोल रहा था बताओ। प्लस के प्लस एल शुड इवन, अगर ये ऐसा है तो प्रेजेंट होगा, है ना? और अगर तीनों का सम ऑड हो गया तो एब्सेंट हो जाएगी पीक, एब्सेंट।
चलो फेस सेंटर्ड क्यूबिक, बताइए इसका क्या कंडीशन है? आइदर ऑल शुड बी इवन और ऑल शुड बी ऑड. Either all HKL should even or all should be odd. तब तो प्रेजेंट होगा, ठीक है. और अगर मिक्स्ड है, मिक्स्ड, देन इट विल बी एब्सेंट. अच्छा ये आ कहाँ से रहा है? ये सबको पता है ना? कोई ऐसा तो नहीं सोच रहा ये सब कहाँ से सर लिख रहे हैं? प्रॉपर डेरिवेशन किया है हमने, ठीक है. नोट्स देखना, प्रॉपर डेरिवेशन है हर एक का. एफसीसी तक किया था, उसके बाद मैंने डायरेक्ट लिखा था, बट एफसीसी तक पूरा डेरिवेशन है, ठीक है. चलो सिंपल क्यूबिक हो गया, बीसीसी हो गया, एफसीसी हो गया. बताओ जरा डायमंड के बारे में बताओ. डायमंड क्यूबिक की क्या कंडीशन होती है? डायमंड क्यूबिक हम्म और वेरी गुड. देखो इसको आप ऐसे ध्यान रख सकते हो कि सारी कंडीशन इसकी एफसीसी के बराबर होती है. जैसा एफसीसी है वैसा ही है, लेकिन एक इफ जुड़ा हुआ है. वो इफ ये है कि अगर सारे के सारे मतलब एचकेएल अगर इवन हो गए, मान लो एचकेएल इवन मिल गया, तो उनका सम 4n के बराबर होना चाहिए, वेयर n इज एन इंटीजर. ये कंडीशन है, ठीक है. समझ गए? एफसीसी की तरह ही होगा. एफसीसी में क्या है? ऑल ऑड प्रेजेंट, मिक्स वाले एब्सेंट, मिक्स वाले एब्सेंट, ठीक है. अब बात आती है इवन की, तो हाँ ऑल इवन कैन बी प्रेजेंट बट इफ h प्लस k प्लस n शुड बी इक्वल टू 4n, ठीक है. ऑल ऑड HKL, सारे के अगर ऑड है तो प्रेजेंट होगा, ठीक है. इफ ऑल इवन ऐसा लिख लो, ऑल इवन एंड ऑल्सो h प्लस k प्लस l शुड बी इक्वल टू 4n. अगर ये है, दोनों कंडीशन है, देन प्रेजेंट, अदरवाइज मिक्स्ड तो एब्सेंट होगा ही होगा. मिक्स्ड एब्सेंट. और अगर सारे के सारे इवन भी हैं बट अगर वो ये कंडीशन नहीं फॉलो कर रहे तो वो भी एब्सेंट होंगे, ठीक है. जैसे मान लो आपको पीक दे दिया 200 दे दिया, तो तीनों इवन है बट इनका सम 4n के इक्वल नहीं है, रिप्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है. अगर दे दिया 220 अब हो जाएगा, ठीक है. समझ आ गई बात? चलो ये तो हो गई बात डायमंड की. अगला कौन सा था? NaCl. NaCl क्या है? NaCl का हाँ सेम एज एफसीसी, ठीक है. NaCl का सिंपल सा फंडा है, जो एफसीसी करेगा वो मैं करूँगा. सेम एज फेस सेंटर्ड क्यूबिक. सीजियम क्लोराइड CaCl बताओ. मतलब सारे प्रेजेंट होंगे है ना? ऑल प्रेजेंट. हेक्सागोनल क्लोज पैक कभी मैंने नेट के स्टूडेंट्स को लिखवाया था, बट वो उनसे भी नहीं पूछा जाएगा, तो आपसे तो बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा. तो जस्ट लेफ्ट इट आउट. क्यों क्यों भाई नहीं पूछा जाएगा बताओ? अगर मैं हेक्सागोनल क्लोज पैक की रिलेशन की बात करूं, मैंने उस क्लास में बताया था, जिन्होंने रिपीट किया था ना नेट, तुमने किया था नेट वालों के साथ रिपीट किया था, आपने भी किया था ना क्रिस्टलोग्राफी तक, बॉन्डिंग तक रिपीट किया था. मैंने उसमें बताया था. देखो मैंने आपको ये बताया था कि मिलर इंडिसेस का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके लिए लगता है, किन क्रिस्टल के लिए वैलिड है? सिर्फ क्यूबिक के लिए, ठीक है. क्या और किसी के लिए नहीं लगेगा? सिर्फ क्यूबिक के लिए है. तो इतनी देर से हम टेट्रागोनल और ये ऑर्थोरोम्बिक ऑर्थोगोनल सब कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ऑर्थोरोम्बिक वगैरह.
भाई ये उन क्रिस्टल के लिए वैलिड है जो एक दूसरे को ऑर्थोगोनल होते हैं, जिनके एक्सिस एक दूसरे को ऑर्थोगोनल होते हैं, यानी अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री होता है। ठीक है, मैंने बताया था ये चीज। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। ठीक है। अच्छा, हेक्सागोनल में क्या होता है? हेक्सागोनल में एक एंगल 120 डिग्री पे चला जाता है, इसीलिए वहां पर प्रॉब्लम आ जाती है। खैर उसको छोड़ो, हेक्सागोनल छोड़ दो, वो नेट वालों से भी नहीं पूछा जाएगा, वो काफी अलग केस होता है, वो एकदम रिसर्च लेवल का केस है। ठीक है, चलो बताओ इसका आंसर दो अब। चलो, NaCl crystal is a face centered cubic with bases consisting of Na plus and Cl minus ion separated by half of the body diagonal of a cubic unit। ये सब इंफॉर्मेशन दे रहा है, इनका काम है NaCl के बारे में बताना। ये डायरेक्ट NaCl नहीं लिख सकते, इनको नहीं पता कि आप तैयारी करके आए। ठीक है, they are giving the information which of the planes corresponding to the Miller indices given below will not give rise to Bragg's law, sorry, Bragg's reflection of X-rays। बताओ भाई कौन सा नहीं देगा, यही पूछा है ना, will not give। NaCl है, NaCl का रूल्स क्या है? हाँ, NaCl का रूल क्या है? सेम एज फेस सेंटर्ड, और फेस सेंटर्ड क्यूबिक का रूल क्या है? आइदर ऑल शुड बी इवन और ऑल शुड बी ऑड। ऑप्शन ए सारे के सारे इवन है, ऑप्शन बी सारे के सारे इवन है, ऑप्शन सी मिक्स हो गए 2 to 1, ऑप्शन डी सारे के सारे ऑड है। तो कौन सा प्रेजेंट नहीं होगा? 5 नंबर, Option C। 5 नंबर में नेट में। ठीक है, बट क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि आप ये शॉर्ट ट्रिक्स याद करके आए हो, वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप पूरा डायग्राम बनाओगे, ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर फैक्टर पे जाओगे, और नहीं भी जाओगे लर्न भी करके आए हो तो मतलब आपको ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर फैक्टर आता है। भाई जिसने पढ़ा होगा वही तो शॉर्ट ट्रिक्स निकालेगा ना। क्लियर है? चलो, क्वेश्चन नंबर 27 बताओ भाई इसका आंसर। BCC है, पढ़ो आंसर बताओ, अभी तो बताया हुआ है। हाँ, a beam of X-ray incident on the BCC crystal, difference between incident and scattered wave vector given, the necessary condition for the scattered beam to be law maximum। लॉ साइंटिस्ट थे जिन्होंने ब्रैग्स का मतलब जो है लॉ दिया था। ब्रैग्स का जो एक्चुअल है, जो फाउंडेशन है, वो लॉ ने डाला था। ठीक है, लॉ में ये मैंने बताया था जब मैं वो पढ़ा रहा था, वो वेक्टर फॉर्म ऑफ ब्रैग्स लॉ जब मैंने पढ़ाया तो मैंने बताया था। बताइए जरा BCC के लिए। हाँ, तो फिर इतना शांत क्यों? ठीक है, लॉ मैक्सिमम की बात किया है ना, मैक्सिमम मतलब इंटेंसिटी ब्राइट, जहाँ पे पीक मिलेगा S plus K plus M should be just 2016 wave vector is given 2 pi by lambda, G is a reciprocal lattice vector, Bragg's law। ये को क्या लिखा हुआ है? दिस इज अ Bragg's law in the vector form। ठीक है, क्या होता है इसका आंसर? मैंने बताया था इसलिए मैंने क्वेश्चन को इसमें डाला हुआ है। Bragg's law in vector form क्या होता है? गुड, Bragg's law in vector form ये होता है 2 k dot g plus g square, this should be equals to 0। ठीक है, मैंने ये भी डिराइव कराया था क्लास में, जिसने क्लास अटेंड किया होगा, यहाँ से रिवर्स इंजीनियरिंग वाला मेथड लगाया था और 2D sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा पे पहुंच गए थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 29, न्यूट्रॉन मूविंग विद द स्पीड 10 to the power 3 मीटर पर सेकेंड। use the determination of the crystal structure। ठीक है, if the Bragg's angle for the first order diffraction is 30 degree, theta is 30 and n value is 1, interplanar spacing for the crystal you have to find the d। बताइए सर, आंसर बताइए। ठीक है, कैसे किया है? ठीक है, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। ठीक है ना, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस लेगा, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv लगा देना, वहां से आ जाएगा। ठीक है, मास किसका लोगे? न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन मूव कर। ठीक, इलेक्ट्रॉन का मास मत ले बैठना, पता तो जाएगा, नीचे दिया भी हुआ है मास ऑफ न्यूट्रॉन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, कंसीडर एक्स-रे डिफ्रैक्शन
from a crystal with FCC lattice, the lattice plane there is no diffraction peak. कौन सा होगा? देख रहे हो सारे डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं पीक वाले से. 212. FCC है ना, 212. FCC लैटिस है ना, मिक्स वाले एब्सेंट होंगे. 111 ऑल ऑड, 200 ऑल इवन, 311 ऑल ऑड, ये सब प्रेजेंट हो गए, ये मिक्स. क्वेश्चन नंबर 31. इसका कॉन्सेप्ट जिसने क्लास अटेंड किया था वो भी चलो ठीक है याद होगा मोस्ट प्रोबेबली, और नहीं किया था वो आज एक चीज जान ले. वॉल्यूम ऑफ द प्रिमिटिव यूनिट सेल कैसे लिखते हैं? वो तो कन्वेंशनल यूनिट सेल का वॉल्यूम है, प्रिमिटिव यूनिट सेल का वॉल्यूम कैसे लिखेंगे? तुमने क्लास अटेंड की थी, बताओ. प्रिमिटिव यूनिट सेल का वॉल्यूम कैसे लिखते हैं? चलो मैं इस पर ज़्यादा वो नहीं दूंगा, आप लोग को प्रेशर नहीं दूंगा, क्योंकि हो सकता है नहीं पता हो. हाँ, बट आप जो बोल रहे हो वो क्यूबिक क्रिस्टल के लिए बोल रहे हो. सिंपल सी बात समझो, प्रिमिटिव यूनिट सेल का वॉल्यूम होता है कन्वेंशनल यूनिट सेल का वॉल्यूम और डिवाइडेड बाय उसका इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स. ठीक है, याद कर लो, हो सकता है पूछ ले. ऐसे लिख लो, Vp is equal to Vc upon N effective, where Vp is the volume of primitive unit cell, Vc is the volume of conventional unit cell, and N effective is the effective number of atom. ठीक है, ठीक. चलो अब बताओ, अब तो हो जाना चाहिए. A metal with a body centered cubic structure shows the first diffraction peak at an angle theta is equal to 30 degree. ठीक है भाई. Wavelength of X-ray use 2.1 angstrom. Okay. Volume of primitive unit cell. बताइए जरा आंसर कितना आ रहा है, सॉल्व कीजिए जरा आप लोग. 13.1. हाँ ठीक है भाई. कन्वेंशनल का कैसे निकालोगे? कन्वेंशनल का वॉल्यूम कितना होगा बीसीसी का? ए क्यूब है ना. अच्छा, अब ए के लिए, ए क्यूब करने के लिए ए भी चाहिए, और ए छिपा बैठा है ब्रेथ इक्वेशन में. उसके लिए फिर आपको क्या चाहिए? मिलर इंडिसेस चाहिए, और मिलर इंडिसेस के लिए इंफॉर्मेशन यहां दी गई है, फर्स्ट डिफ्रैक्शन. अब बात सारी आकर घूम फिर के यहां खड़ी हो जाती है कि बीसीसी का पहला डिफ्रैक्शन का एचकेएल क्या होगा? 110. 110. आप अपने दोस्तों के लिए जरा इसको एक्सप्लेन भी कर दो भाई. 110 कैसे आ रहा है, एक्सप्लेन करिए जरा कोई लोग. अरे भाई जो जानते हो सबको बता दो ना, क्या जा रहा है? नहीं बताओगे तो मैं बता दूंगा. सर वो आपके टेबल पे रखती है. अरे वाह भाई वाह, क्या बात है. अभी दूसरा दे देता तब, सेकंड बोल देता तब क्या करते हैं? तो वो भी आपकी है. वो भी याद किया है, बहुत सही. लग देख लो प्रिपरेशन इधर, समझ जाओ तुम लोग, इस लेवल की प्रिपरेशन है. पूरा पूरा शीट याद है. गुड, वेरी गुड. देखो, अल्टीमेट एम इज टू क्रैक द एग्जाम, दैट्स इट. अब रट के जा रहे हो कि समझ के जा रहे हो कि कैसे जा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, चलो देखो इसका कॉन्सेप्ट ये है, इसका ऐसा कॉन्सेप्ट है कि बीसीसी स्ट्रक्चर बोले हैं. ठीक है, अब जरा सोचना शुरू करो कि बीसीसी के लिए एचकेएल को हम कैसे फाइंड आउट करें. 000 से शुरू करते हैं, ऑब्वियसली वो एग्जिस्ट नहीं करेगा. चलो 000 से शुरू करते हैं, ये नहीं एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, अच्छा 001 शुरू कर देते हैं. 001 आ गया, क्या ये एग्जिस्ट करेगा? इस पे पीक मिलेगी? बीसीसी कंडीशन क्या होती है? x + a + l शुड बी इवन, बट यहाँ तीनों का सम ऑड आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा. अब और बढ़ा दो, 011 कर दो. अब देखो, अब तीनों का सम करो, इवन नहीं आ गया? 1 + 1 + 1 + 0 2 आ गया. यही पहला है, यही है पहला. ठीक है, लगाओ और आंसर निकालो जरा. 13.1 आया है. अब एक बार सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करो.
अब यहाँ से कन्वेंशनल आ जाएगा, तो इसको क्या करना है, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम से डिवाइड कर देना है। बीसीसी का कितना होता है इनफेक्टिव 2। अच्छा देख लो, जिसको नहीं पता है ना उसके लिए भी ऑप्शन गिवन है 26.2। आप डिवाइड मत करो, अब इस पर टिक करोगे, ठीक है, पूरी इंतजाम है इधर, नंबर काटने के लिए पूरी व्यवस्था है, 26.2 भी है। अब इग्नोर कर दो बस प्रिमिटिव को यहाँ से। अच्छा प्रिमिटिव कैपिटल में भी लिख दिया है, बता भी दिया कि देख लो बड़ा बड़ा बोल्ड और कैपिटल कि प्रिमिटिव है, ठीक है। आ गया 13.1, चलो आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर, Yes. a lattice has the following primitive vector and the reciprocal lattice corresponding to this। बताइए भाई जरा। ठीक है, बट अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें चार में से मुझे दो को एलिमिनेट करना है, क्या लॉजिक दोगे, क्या कॉन्सेप्ट है दो ऑप्शन को एलिमिनेट करने का? ऑब्वियसली एजेस तो आप एक सॉल्व करके ही बता सकते हो, एज की बात की है ना 2 पाई और पाई/2, इसको तो आप सॉल्व करके ही बताओगे। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इस प्रिमिटिव वेक्टर्स को देख के यहां से दो ऑप्शन एलिमिनेट करो, वो ऑप्शन कौन से होंगे और उसके पीछे का लॉजिक क्या है? नहीं नहीं सौविक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं इतनी सी बात पूछ रहा हूँ, वो तो मैं भी जानता हूँ कि एज लेंथ फाइंड आउट करने के लिए आपको एक एटलीस्ट सॉल्व करना पड़ेगा, दैट्स गुड, दैट्स फेयर एनफ, नो वरी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि देखो दो ऑप्शन बीसीसी में है, दो एफसीसी, देख करके आप कोई दो एलिमिनेट कर सकते हो, और उसके पीछे का रीजन क्या है, इफ आंसर इज यस। तो क्वेश्चन सॉल्विंग का मतलब ये नहीं होता कि सॉल्व कर दिया तुरंत, हर एक तरह से उसको सोचना पड़ता है ना। ध्यान से अगर पढ़े होगे तो जब मैंने एफसीसी और बीसीसी को बताया था रेसिप्रोकल लैटिस में, तो मैंने उनको कुछ प्रिमिटिव वेक्टर्स लिखे थे। प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर एफसीसी का आइदर आई जे में होता था, जे के में होता था, या के आई में होता था, तीनों में नहीं होता था। बात समझ रहे हो? ठीक है, तो ये जो प्रिमिटिव यूनिट वेक्टर है किसका है, ये एफसीसी का है। और एफसीसी का रेसिप्रोकल क्या होता है, बीसीसी। मतलब कि बीसीसी वाले ही कोई एक करेक्ट है, एफसीसी यहां से खत्म। अब बात आती है आइदर ए इज करेक्ट और बी इज करेक्ट। अब बात आती है एज निकालने का, उसके लिए तो एटलीस्ट एक तो सॉल्व करना पड़ेगा। रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर निकालने का तरीका क्या है, ए वेक्टर स्टार इज इक्वल टू 2 पाई बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाई ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, किसी एक को सॉल्व कर लो, तीनों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है भाई, बीसीसी तो पता ही चल गया, एज लेंथ निकालना है, एज निकालना है, वो एक सॉल्व कर लोगे पाई/2 दिख जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 33, द रियल स्पेस प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर आर गिवन एज ए वेक्टर इज ए आई कैप, a2 वेक्टर इज a/2, चलो एक्स कैप लिखा है तो एक्स कैप ही लिख देते हैं, एक्स कैप प्लस √3 वाई कैप, एंड a3 वेक्टर इज नहीं दिया है सर। और आपसे क्या पूछा है, रेसिप्रोकल स्पेस यूनिट वेक्टर निकालना है b1 b2। अब क्या करें, a3 तो दिया ही नहीं है, a3 को 0 रखते हैं तो इनफाइनाइट आ जा रहा है, बड़ी दिक्कत। बताया था, सब भूल गए हो तुम लोग। हम्म, तो भाई पहले क्वेश्चन में सॉल्व किया, उसके लिए तीसरा वेक्टर भी तो पता होना चाहिए, ये मैं पूछ रहा हूँ मेरा। और ये क्वेश्चन भी इसीलिए पूछा गया है कि आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं पता है। भाई रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर निकालने के लिए, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर निकालने के लिए तीनों कन्वेंशनल यूनिट वेक्टर, प्रिमिटिव यूनिट वेक्टर पता होने चाहिए ना। अब तीसरे के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है
तो जब भी कभी ऐसा आपको दिखे उसको सीधे उसके यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में ले लेना, के कैप। ठीक है, अब सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व कर दो, अब देख लो। एक सॉल्व कर लो, कोई B1 ही सॉल्व कर लो, ऑप्शन तो अलग अलग है ना, B1 सॉल्व कर लो, बताओ जरा क्या है, देखो। ठीक है, गुड। ठीक है, और निकालोगे कैसे, यहां से, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, ये क्वेश्चन ट्राई करो, गेट 2020। अच्छा, ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर फैक्टर सबने पढ़ा है, ये बता दो पहले बस। कोई यहाँ ऐसा बैठा है जिसने ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर फैक्टर ना पढ़ा हो? अगर कोई है और बोल नहीं रहा है तो सतीश सर से वो वीडियो मांग के देख लेना, गूगल क्लासरूम पे होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलो, कंसीडर अ सिंपल क्यूबिक मोनोटोमिक ब्रेवल लैटिस व्हिच हैज अ बेसिस विद वेक्टर दिस वन। R1 वेक्टर आपको गिवन है 0 और R2 वेक्टर जो है वो गिवन है कितना, a/4 I कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। A is a lattice parameter. The Bragg's reflection is observed due to the change in wave vector between the incident and scattered beam as given by, ठीक है, where G1, G2, G3 are primitive reciprocal lattice vector. Fine. For n1 is equal to 3, n2 is equal to 3, and n3 is equal to 2, the geometric structure factor is। अब देखो, स्टूडेंट क्या करते थे, जहां ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर फैक्टर की बात आती थी वो बस वही टेबल ही याद कर लेते थे। उनको लगता था ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर फैक्टर में उस टेबल से बाहर कोई क्वेश्चन ही नहीं बन सकता, दे दिया उसने। जब तक आप डेरिवेशन नहीं किए रहोगे या थॉरोली नहीं पढ़े रहोगे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसीलिए एक थॉरो डिस्क्रिप्शन, एक थॉरो डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का पता होना बहुत जरूरी है। इस बार नेट एग्जाम में भी कई ऐसे क्वेश्चन आए जो उनके डेरिवेशन से सॉल्व हो रहे हैं, डायरेक्ट रिजल्ट से नहीं सॉल्व हो रहे हैं, उनसे 2-3 स्टेप ऊपर जाओगे ना, जहां से सॉल्व होके आते हैं वहां से शुरू करवा रहा है वो। तो एग्जाम का लेवल बढ़ता चला जा रहा है, तो थोड़ा सा ना खुद को अपडेट करते रहो। चलो देखो, ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर फैक्टर मैंने आपको क्या बताया था, एस से डिनोट करते थे, ठीक है। फाइनल एक्सप्रेशन मैं लिख रहा हूं, एस इज इक्वल टू समेशन, ठीक है, 2 पाई आई, ठीक, अंदर क्या होता था ब्रैकेट में, यू जे एच प्लस वी जे के प्लस डब्ल्यू जे एल। और ये समेशन किस पे होता था, आई इक्वल टू 1 से लेके जे तक, तो जितने भी टर्म्स दिए होंगे, ठीक है। यहां पर कितने हैं, 2 की बात कर रहा है, R1 वेक्टर और R2 वेक्टर। समेशन है, मतलब ये कुछ ऐसे होगा, यूजे, वीजे और डब्ल्यूजे, व्हाट इज दिस, दे आर द कोऑर्डिनेट्स, और ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो R1 के करस्पॉन्डिंग देखो क्या बनेगा, e टू द पावर 2 पाई आई, अंदर भाई 0 0 0 है ना, तो भाई ये तो बन गया 0h प्लस 0k प्लस 0l। मैं ऐसे लिख देता हूँ, इससे कंफ्यूजन ना, ठीक है। कितना आ गया, 1, ये S1 की वैल्यू है, ठीक है। अब S2 देख लो, 2 पाई आई UJH। अच्छा, ये जो गिवन है ना N1 N2 N3, ये H के L गिवन है, ठीक है। इन्होंने N1 N2 N3 से शो किया, बट ये यहाँ पर G1 के साथ में है, ये आपको बताएगा, अगर डेरिवेशन किए रहोगे तो ये आपको बताएगा ये है कौन, ठीक है। बात क्लियर, H की वैल्यू कितनी है, 3। अच्छा, और UJ की वैल्यू इस बार कितनी है, वैल्यू ऑफ UJ इज 1/4, देखो यहाँ पे, ठीक है, R2 वेक्टर 1/4, 1/4 हो गया, प्लस VJ की वैल्यू कितनी है, 1/4, और K कितना है, 3 इंटू 1/4, प्लस WJ भी 1/4,
और N2 L कितना है 2, 1/4 इंटू 2, ठीक है। H2 की वैल्यू कितनी आ गई 2 पाई आई, एंड 1/4 बाहर ले लो, अंदर बच जाएगा 33628 e टू द पावर 4 पाई आई, है ना। और e टू द पावर 4 पाई आई क्या हो गया 1। सो S1 इज 1 एंड S2 इज 1, तो टोटल S कितना आ जाएगा S1 प्लस S2, एंड S की वैल्यू कितनी आ गई 2 इज आंसर। क्लियर है, कोई डाउट? चलो अच्छा, जो दूसरा क्वेश्चन स्किप करना था वो ये है 35 नंबर, दो बोला था ना, एक वहां किया था एक ये 36 देखो, 36 आंसर दो। इन द XRD पैटर्न recorded for a simple cubic solid, lattice parameter is given 1 angstrom, wavelength is also 1 angstrom, first order diffraction peak would appear for, बताइए सर, सॉल्व करो बताओ। हाँ 10V0, रीजन देखो, इसको दो रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि जिसने एक बार भी XRD का पैटर्न देखा होगा, एक बार, वो इस क्वेश्चन को 2 सेकंड में कर देगा 10, क्योंकि पहली पीक ही 100 पे आती है। क्लियर है, सिंपल क्यूबिक में 100 पर ही आता है। और दूसरा मैथमेटिकल रास्ता, मैथमेटिकल रास्ता भी इतना आसान नहीं है, ओ सॉरी इतना टफ नहीं है, बहुत इजी है। अब ब्रैक्स लॉ लगाइए, ठीक है, ब्रैक्स लॉ लगाओगे ना, 3 ऑप्शन तो इनवैलिड हो जा रहे हैं, करके देखो, लगाओ जरा ब्रैक्स लॉ, ब्रैक्स कंडीशन लगाओ, क्या है 2D sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है ना। अच्छा तो बात किसकी कर रहा है ये, बात कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन, यानी sin थीटा की बात कर रहा है। तो sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2D, ठीक है। लैटिस कांस्टेंट a गिवन है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा ओवर 2a इंटू रूट अंडर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, है ना, ठीक है। लैम्डा 1 एंगस्ट्रॉम है, a भी 1 एंगस्ट्रॉम है, तो sin थीटा यहाँ से कितना आ गया सिंपल, रूट अंडर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाई 2। सर बी सी डी ना sin थीटा की वैल्यू 1 से ऊपर भेज दे रहा है, देख लो, बी ऑप्शन को देखो 112 है, अंडर रूट 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, सॉरी अंडर रूट 6/2, वैल्यू 1 से ग्रेटर हो जाएगी, फिर बिल्कुल हो जाएगी भाई, ठीक। सी ऑप्शन को देखो 210, अंडर रूट 5/2, फिर वैल्यू 1 से ऊपर हो गई, 220, अंडर रूट 8/2, फिर वैल्यू 1 से ऊपर हो गई, तो बी सी डी तो वैसे ही वैनिश हो गया, एक ही बेचारा बच रहा है, ठीक है। चलो क्लियर है, नेक्स्ट। An XRD experiment is carried out on a crystalline solid having FCC structure at room temperature, ठीक है भाई, FCC है शुरू में। The solid undergoes a phase transformation on cooling to -20°C and shows a orthorhombic structure. इसका फेज ट्रांजिशन हो गया और ये कन्वर्ट हो गया है ऑर्थोरॉम्बिक में, ठीक, with small decrease in unit cell length as compared to the FCC. As a result, C11 line of the XRD pattern corresponding to the FCC system will split into a doublet, split into a triplet, remain unchanged, or split into a two separate doublet. करेंगे कैसे, कौन सी इक्वेशन लगा के, ब्रैक्स लॉ लगा के, हाँ हाँ ब्रैक्स लॉ भी लगेगा, बट मेन फैक्टर कहाँ पे आकर खड़ा होगा, इंटरप्लेनर स्पेसिंग पे होगा ना। चलो मैं यहाँ पे देख कर रहा हूँ, देखो बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है।
साइन थीटा कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2d। ठीक है, अब देखो डी को आप क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो ना, लैम्डा इंटू रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एंड दिस इज डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, लैम्डा और 2 नहीं दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हमें इतना क्रिटिकल वैल्यू निकालनी नहीं है, हमें बस चीज कुछ देखना है इसमें। चलो, तो साइन थीटा की वैल्यू ये आ गई। अच्छा, अब पहले एफसीसी की बात करते हैं। एफसीसी है, फिर कन्वर्ट हो रहा है ना ऑर्थोरॉम्बिक में, तो पहले एफसीसी को देखो। तो एफसीसी के लिए अगर मैं बात करूं, किस प्लेन की बात कर रहा है, 311 की बात कर रहा है। आप रख दीजिए यहाँ पर, अब 311 रख दीजिए, तो साइन थीटा फॉर एफसीसी, ठीक है, साइन थीटा फॉर एफसीसी कितना आएगा, लैम्डा इंटू अंडर रूट 11 अपॉन 2d, यही आएगा भाई। यहां से लैम्डा और डी वैल्यू रखने पे एक सर्टेन वैल्यू मिलेगी आपको, यानी कोई सर्टेन एंगल मिलेगा, एक ही एंगल मिलेगा। क्लियर है, यानी एफसीसी में एक स्प्लिटिंग हो रही है, सिंपल एक पीक मिल रही है। अब बात करते हैं ऑर्थोरॉम्बिक की। ऑर्थोरॉम्बिक में क्या है, ऑर्थोरॉम्बिक का ये क्या होता है, क्या नाम है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग का। बताओ 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 बताओ, क्या था? बिल्कुल ठीक है, डी इज इक्वल टू, मैं फिर से लिख देता हूँ, 1/, ठीक है, ठीक है। तो वहां से साइन थीटा को देखो, अब साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा ओवर 2, और ये आपको सिंपल ऐसे मिल जाएगा, एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, क्या यही मिल जाएगा आपको साइन थीटा। ठीक है, अब यहां पर हम ए बी सी को इक्वल नहीं कर सकते, क्योंकि ऑर्थोरॉम्बिक क्रिस्टल ये एज इट इज रहेगा। तो अब एक बात बताओ, सिर्फ अगर हम बोल दें 311, तो 311 बोलोगे आप, एच की जगह 3 रखोगे, के की जगह 1, एल की जगह 1, आपको एक सर्टेन एंगल मिल जाएगा। ठीक है, आपका दोस्त बैठा है बगल में, उसने कहा सर मैं 131 रखूंगा, तो वो भी सही है। उनके बगल में उनका दोस्त बैठा है, वो कह रहा है सर हम 113 रखेंगे, तो मतलब कि यहाँ पर ए बी सी पे वैल्यू डिपेंड कर रही है, ए बी सी कितना है। तो भाई साहब इसके कितने थीटा मिलेंगे, 3 थीटा मिलेंगे। तो एफसीसी जब ऑर्थोरॉम्बिक में कन्वर्ट हुआ तो कितने में स्प्लिट हो गया, ट्रिपलेट में। ठीक है, विल स्प्लिट इनटू अ ट्रिपलेट। ठीक है, डिजेनरेसी वाला कॉन्सेप्ट याद है ना क्वांटम मैकेनिक्स का, बस वैसे ही। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, लैटिस कांस्टेंट ऑफ द यूनिट सेल NaCl गिवन, वेवलेंथ इज गिवन, एंगल एट विच फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम अकर्स, जैम 2018 का क्वेश्चन है भाई, सॉल्व करो आंसर बताओ सब लोग। अब इसको नहीं करूंगा, ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूं। कितने 0.53, 12.53, ये अभी तुरंत तो तुम सॉल्व नहीं किए, मतलब तुम पहले सॉल्व किए थे, है ना। सॉल्व करो जरा सब लोग, देखो आ रहा है सबका। चलो सही है, इसका मतलब प्रैक्टिस है आपकी, गुड। अब सारी बात आकर इस क्वेश्चन में यही रुक जाती है ना कि NaCl क्रिस्टल का पहला पीक कहाँ पर मिलेगा, कौन सी HKl वैल्यू पे मिलेगा, यही तो आकर रुक गई ना सारी बात। अब इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, इसके लिए आपको स्ट्रक्चर फैक्टर पता होना चाहिए। ठीक है, XRD और स्ट्रक्चर फैक्टर को मिला के क्वेश्चन बनाया। चलो बताओ जरा आंसर। अब आंसर तो बता ही दिया गया, 12.53। अब देख लो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कौन सी पीक होगी, अच्छा पीक बता दो बस, किस HKl वैल्यू पे लेने वाले हैं, बाकी कैलकुलेशन तो कर ही लोगे। HKl की कौन सी वैल्यू होगी,
कैलकुलेशन किए जा रहे हैं। HCl की वैल्यू बताओ, सिर्फ कैलकुलेशन कर लोगे तो मुझे पता है। 111, ठीक है। देख लो इधर कॉन्सेप्ट, NaCl है ना। NaCl कौन सी किसकी कंडीशन को फॉलो करता है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक की, है ना। फेस सेंटर्ड क्यूबिक की कंडीशन क्या है? आइदर ऑल इवन और ऑल ऑड, यही है। 0 0 0 से शुरू करते हैं। अब ये मत ले लेना सर ये भी इवन है तीनों, ठीक। पहला 0 0 1 सम, सॉरी अनमिक्स्ड, अनमिक्स्ड है ना, मिक्स्ड है मतलब इवन और दोनों है, ये भी नहीं होगा। 0 1 1 ये भी नहीं होगा, ये भी इवन और होगा। 1 1 1, अब मामला बैठ गया, ठीक है। आप 1 1 1 ले लोगे, आपका आंसर क्लियर है। चलो भाई, क्रिस्टलोग्राफी खत्म हुई, 3 क्वेश्चन है बॉन्डिंग के। बॉन्डिंग इन सॉलिड में सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ, मैंने आपको मेडलन कांस्टेंट निकालना सिखाया था। मेडलन कांस्टेंट फॉर द वन डायमेंशनल लैटिस चेन कितना था? अल्फा फॉर 1D लैटिस चेन कितना आया था? नहीं याद है भाई? ये सब याद करके जाओ, निकालने का तरीका सीख के जाओ। 2Ln2, ठीक है। अल्फा फॉर द स्क्वायर लैटिस, इसको भी फाइंड आउट किया था। ये कितना आया था? अल्फा फॉर स्क्वायर लैटिस कितना आया था? 1.63। ये सब डिराइव है, आपकी कॉपी में देख लेना एक बार। इसको मैंने डायरेक्ट भी नहीं लिखवाया, इसको डिराइव करवाया था, ठीक है, लिख देख लेना। और अल्फा फॉर NaCl ये भी डिराइव करवाया था। इसका कितना आएगा? 1.74, 746. ठीक है। एटलीस्ट ये 3 मेडलन कांस्टेंट की वैल्यूज याद होनी चाहिए। चलो आओ इधर, आप देखो क्वेश्चन नंबर 39। The binding energy per molecule of NaCl is 7.956 electron volt. Binding energy per molecule, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 39। ये क्वेश्चन है IIT गेट 2015 का। बाइंडिंग एनर्जी दिया हुआ है किसका? NaCl का 7.956 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अच्छा भाई, द रिपल्सिव टर्म मैंने आपको बताया था ना, उस टाइम पे भी बताया था कि रिपल्सिव टर्म के लिए बॉदर मत करना, वो मॉडल टू मॉडल वेरी करता है, वो आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन में। देखो दे दिया कि अपॉन r⁹, ठीक है। तो जो रिपल्सिव टर्म है, रिपल्सिव टर्म इज इक्वल टू K/r⁹। द वैल्यू ऑफ मेडलन कांस्टेंट, अल्फा की वैल्यू पूछा है। आप मुझे इसका जरा एक्सप्रेशन बता दो बस, बाइंडिंग एनर्जी पर मॉलिक्यूल का फाइनल एक्सप्रेशन क्या डिराइव किया था हमने? किसी को याद है? बिना कॉपी में देखे किसी को याद है? याद है? नहीं याद है? तुम्हें याद है? अल्फा E² अपॉन 4πε0 r0 1 माइनस 1/n। अब याद आया? n क्या है? व्हाट इज n? व्हाट इज द n? भाई साहब, आप लोग ब्लैंक हुए बैठे हो, 1 महीने बाद एग्जाम है, कैसे चलेगा है? इतना ब्लैंक क्या है? n? व्हाट इज n? कोई एनीवन? सही किया क्रैश कोर्स हम लोगों ने ऑर्गेनाइज करके, वरना सिर्फ साइलेंट बैठे रहते हैं ना।
सर आर की पावर। आर की पावर है ना, रिपल्सिव टर्म में जो डिनोमिनेटर में आर की पावर है वो एन है। एन की वैल्यू 9 हो गई, अल्फा फाइंड आउट करना है, ये दिया हुआ है आपको। आर नॉट कहाँ से आएगा? फ्रॉम वेयर यू विल गेट आर नॉट वैल्यू? आर नॉट की वैल्यू कहाँ से आएगी? NaCl क्रिस्टल बोला है, आर वर्सेस ए का रिलेशन पता है क्या होता है? आर वर्सेस ए फॉर NaCl क्या होता है? आर इक्वल टू ए बाई टू। ठीक है, आर इक्वल टू ए बाई टू, पर मॉलिक्यूल की बात कर रहा है ना। लैटिस पैरामीटर आपको दे रखा है ना, जस्ट फाइंड आउट फ्रॉम आर नॉट फ्रॉम देयर। सारी वैल्यूज गिवन है, रख दो। अल्फा बताओ कितना आएगा? आएगा। सब लगे पड़े हैं, कोई दिमाग नहीं लगाना है। अभी यहाँ पर लिखा हूँ मेडलाइन कांस्टेंट फॉर NaCl, कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही रहेगा, निकालोगे तो भी 1.74 ही आएगा। किसी को वैल्यू याद होती ना, क्वेश्चन कर देता। भाई ये नहीं चेंज होगा, आप सॉल्व करके देख लो, 1.74 ही आएगा, वो भी करके देख लो सॉल्व करके। किया किसी ने सॉल्व? हाँ सौविक, किया तुमने? चलो। अभी नहीं आया, 1.74 आ रहा है, आ गया। ठीक है, चलो ये तो आ गया। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। एक ही दो चीजें तो मैंने आपको बताई थी ना ढंग की, इसमें कि मतलब जो पढ़ने लायक है, वंडरवॉल बॉन्डिंग और आयनिक बॉन्डिंग में। ठीक है, एक तो मेडलन कांस्टेंट और दूसरी एनर्जी वैल्यू, तीसरा इक्विलिब्रियम सेपरेशन, जो कि अगला क्वेश्चन है, सॉल्व करो इसको। द टोटल एनर्जी ऑफ एन इनर्ट गैस क्रिस्टल इज गिवन बाय दिस रिलेशन, E एज अ फंक्शन ऑफ R। क्या है इसकी वैल्यू? 0.5 ओवर R टू द पावर 12 माइनस 1 ओवर R टू द पावर 6। ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। R जो है आपका वो एंगस्ट्रॉम में है, इंटर एटॉमिक सेपरेशन है, एंड यू हैव टू फाइंड द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द एटम्स। क्या था इसका तरीका, कैसे हमने सॉल्व किया था क्लास में? इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हो? बस जीरो के इक्वल कर दो, आ जाएगा। ठीक है,
बताओ आर नॉट की वैल्यू। कितना है आर नॉट? 1 आएगा। ठीक, नेक्स्ट सॉल्व करो 41, सेम क्वेश्चन है। आया सबका? कितना आ रहा है? 40 का आंसर कितना आ रहा है? 1। ठीक है, क्या वो नहीं आया तुम्हारा? आ गया 1। चलो 41 सॉल्व करो। सेम क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट, बट डेटा अलग है सर। इसमें वही चीज़ पूछी गई, इक्विलिब्रियम सेपरेशन। डेरिवेटिव को आर के इक्वल करो, सिग्मा के टर्म्स में आंसर बताओ, सारी कांस्टेंट की वैल्यूज गिवन है। है किसी का? क्या आवाज नहीं आ रही सर? आवाज बोल ही नहीं रहा हूँ, आवाज कहाँ से आएगी? चलो, आया आंसर? तो एक बहुत ही एक्टिव बंदा है, एकदम एक्टिव रहता है हमेशा। एनीवन गॉट द आंसर? सभी का आंसर? सोमजीत, आया किसी का? है क्या यार, कॉपी में कराया हुआ क्वेश्चन है, नोटबुक में कराया हुआ क्वेश्चन है। हाँ भाई, डेरिवेटिव लेकर जीरो को इक्वल कर दो, पी और क्यू की वैल्यू गिवन है, सिग्मा के टर्म्स में आंसर पूछा है। आपको सिग्मा की वैल्यू मत ढूंढने लगना कोई लोग, सिग्मा के टर्म्स में पूछा है, वैल्यू मान लो आएगी 0.5 सिग्मा, 0.5 आपका आंसर है। पी क्यू ये आपको गिवन है, देखो न्यूमेरिकल वैल्यू, आर आर नॉट पे आपको निकालना है। क्या हो गया? हाँ 12.13। ठीक है, करके देखना आ जाएगा। चलो भाई, हमने क्वेश्चंस जितने किए हैं ना, अगर इतने क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट आप अगर अच्छे से देख के चले गए, सॉलिड स्टेट फिजिक्स का कोई क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, नहीं छूटेगा। ठीक है, बट हाँ, जो जो कहा है वो जरूर कर लेना तब। और लगभग एवरेज मार्किंग स्कीम मैंने लिखी है,
लगभग 12 नंबर से लेके और 16 नंबर की रेंज में वैरी करता है सॉलिड स्टेट फिजिक्स प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सोच लो, कभी कभी 17-18 नंबर कट ऑफ ही जाती है जैम की। समझ रहे हो, इतना क्रूशियल है ये। और इलेक्ट्रॉनिक्स में मेरे ख्याल से ज़्यादा है नहीं आपका सिलेबस। भाई क्या है, डायोड है, सर्किट एनालिसिस है, बीजेटी है, ओपैम्प है, क्लिपर क्लैम्पर है, ऑसिलेटर है, बात खत्म। डिजिटल में से बुलियन है, नंबर सिस्टम। ज़्यादा सिलेबस नहीं है, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ो, छोड़ के मत जाना कुछ भी, छोटा सा सिलेबस है। और ये मार्क ही आपका मोटिवेशन होना चाहिए कि भाई अगर हम सॉलिड स्टेट और इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छे से पढ़ के चले जाएंगे तो भाई अगर मान लो 15 नंबर भी आता है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सब आपका 15 ही आ जाएगा, कहीं गलती होगी, डेफिनेटली होगी, बट कोशिश करो 15 में अगर 12-13 भी आपको मिल गए ना, यू आर थ्रू, यू आर थ्रू। एंड नाउ द मैटर इज हाउ टू मेक अ रैंक। बात क्लियर है ना। तो प्लीज इस पर ध्यान दो, अच्छे से पढ़ाई करो। सॉलिड स्टेट फेज से अगर कोई भी क्वेश्चन है आप सेंड कर सकते हो, ठीक है। चलो बाय। Okay, thank you, sir. Thank you, sir.